बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, कश्मीर में मरहलावार इलेक्शंस हो रहे हैं। पहला मरहला कल है। क्या अवाम का टर्न आउट होगा? क्योंकि कश्मीर के अंदर इससे कबल हमने देखा कि बड़े मसाइल पर एहतजाज होते रहे। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अभी भी सरापा एहतजाज है, लेकिन इसके बावजूद दोनों बड़ी पार्टियां भरपूर कैंपेन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद कश्मीर गए, वहां पे जलसों को लीड किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए। दोनों जमातें आमने सामने हैं, जबकि विफाक में इन्हीं दोनों जमातों की हुकूमत कायम है। तीसरी बड़ी जमात पीटीआई इसका बायकॉट कर रही है। क्या टर्न आउट होगा? आवाम निकलेगी? किसको वोट देगी? और फिर इसके क्या नताइज निकलेंगे? आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, अमेरिका के पास असला कम पड़ता जा रहा है और पैट्रियट मिसाइल की कमी के बायस अमेरिका ने यह फैसला किया कि ईरान पर जो है वो हमलों में कमी लाएगा। इसके साथ यूक्रेन ने जो है ईरानी शिप पर हमला किया है कैस्पियन सी में, जो रशिया से असला लेकर आ रही थी। क्या जंग का दायरा कार वसी होगा? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सईद का सीनियर तज्जियाकार हैं, उनके साथ मौजूद होंगे हम्माद हसन साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ब्रिगेडियर गजनफर साहब, दिफाई तज्जियाकार, हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। सईद साहब, आपसे आगाज करूंगा। कैसे देखते हैं आप कश्मीर के इलेक्शंस को? मरहलावार कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, कल जो है वो पहला मरहला है इसका, मीरपुर खास में ये हो रहा है इलेक्शन। आप क्या देखते हैं कि कौन सी, अपेरेंटली तो दो पार्टियां बड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, कौन इनमें बाजी लेके जा सकता है? मेरे ख्याल में इनमें दोनों में से कोई बाजी नहीं लेके जाएगा। इन दी सेंस के पहली बात तो ये है कि इलेक्शन आज की दुनिया में एक नॉन इवेंट बन चुका है। उसकी वजह ये है कि जब ये हम स्पोर्ट्स देखते थे तो मुझे नाजी मरहूम की बात याद आती है। वो कहते हैं, यार ये सुना है आजकल स्पोर्ट्स में जुआ वगैरह लगता है, तो लगाएं यार, लेकिन कम से कम ये मैच के नतीजे को असरअंदाज ना हो। तो आई थिंक हम बेसिकली, वैसे भी डेमोक्रेसी कभी कोई उसे मैं निज़ाम नहीं समझता, निज़ाम तो माशी होता है। लेकिन ऊपर एक सरमायादाराना जमहूरियत का जो पिछले अरसे से बड़ा घोगा था और उसके लिए बड़े लोगों ने जाने भी दी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बड़ा हमारे सामने मुकद्दस बना के पेश किया गया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी हकीकत भी बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है। सो आई थिंक इट वुड बी नॉन इवेंट। और मुझे नहीं पता कि हमारे जो शराफिया है वो इस एक्सरसाइज की कोई क्या खास जरूरत रह गई है उसको। तो मेरे लिए तो ये कोई अहम नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो भी इन प्लेस होंगे लोग, या जो हमारे पिछले इलेक्शन में माशाल्लाह बड़ा हलफ फुलफ उठाए गए, तो जमहूरियत के अंदर से ताकत निकल रही है, जमहूरी स्ट्रक्चर से बाहर है ताकत। ये सवाल है जो तारीख ने पोज कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मैं तो सिर्फ ये रिकवर भी नहीं कर रहा, सच्ची बात पूछें, अपने शो में इसका जिक्र भी खाल खाल और कम कम करता हूं। तो इसलिए ये कि अल्टीमेटली इट हैज बिकम अ नॉन इवेंट, और ये वो नॉन इवेंट भी इसलिए बन गया कि इसमें जो फेयरनेस है वो अटरली लैक करती है। तो इसलिए अब आज की जो रूलिंग इशराफिया है, चाहे पाकिस्तान, अभी पीयू का सर्वे आया था, अमेरिका का जो बड़ा इदारा है, उन्होंने कहा जी को 12-13% रह गई है डेमोक्रेसी वाली कहानी। अव्वल तो डेमोक्रेसी पहले भी एक मशकूक सा निजाम इसलिए था कि हम तो ये लेफ्ट पे बैठे हुए लोग इसे एक बिग बिजनेस की डिक्टेटरशिप ही समझते हैं कि जहां पे 0.1% लोगों के पास इलेक्शन लड़ने का इख्तियार हो, बाकी जाके वोट डाल आए। और फिर आखिर में मुझे स्टालिन भी याद आ जाता है जो कहता है कि इस निजाम में वोट डालने वाले अहम नहीं होते, वोट गिनने वाले अहम होते हैं। तो लिहाजा आप जो भी कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम, जमहूरियत ही बुलाते रहे इसको, नो इशू जी। हमाद साहब, जो सईद साहब ने कहा कि इम्पैक्टफुल नहीं है, इंतखाबात हों वो एक इवेंट के तौर पर लिया जाता है, लेकिन इंतखाबात का जो मायनी होता है वो चूँकि मायनी खेज नहीं रहा तो इसलिए इम्पोर्टेंस उसकी इतनी रही। व्हाट डू यू थिंक सर? क्या वाकई ऐसा है कि हम ये इंतखाबात में एक जो रेगुलर प्रोसीजर होता है उससे गुजरते हैं, बट इन द ट्रू सेंस जिसका जो आप कहते हैं कि जिसका एसेंस है वो आवाम तक चूँकि उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो बेमायनी है? बहुत शुक्रिया कंबर। देखिए,
इलेक्शन में जब सियासी जमातों की मौजूदगी का फुकदान होता है तो फिर उस इलेक्शन के और उसके बाद बनने वाली हुकूमत के हवाले से बहुत से सवालात उठते हैं। 1985 में जो इलेक्शन हुए थे वो गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे क्योंकि ज़िया रजीम था और उसमें सियासी जमातों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस असेंबली में बहुत काबिल लोग आए थे, फखर इमाम साहब भी थे, हाजी सैफुल्लाह भी थे, ये शेख रशीद पहली मरतबा आए थे, बहुत सारे लोग थे उसमें, आप हुसैन साहिबा थी। लेकिन उस असेंबली ने बहुत अच्छी कानून साजी भी की। उस असेंबली और उस टेनेवर में जनेवा मुआहिदा भी हुआ, लेकिन आज भी उस असेंबली का जिक्र नहीं होता, उसकी कानून साजी का जिक्र नहीं होता, वो तारीख का हिस्सा नहीं बना क्योंकि वो उसमें सियासी जमातों ने हिस्सा नहीं लिया था। वो एक मार्शलाई दौर था और सियासी जमातों ने उसका बाइकाट किया था। तो बावजूद डिलीवरी की उसकी वो अहमियत नहीं है जो 70 की असेंबली की है, जो 88 की है, जो 90 की है, हत्ता कि वो इमरान खान के 18 वाली असेंबली की है। एक सवाल तो ये है कि एक मकबूल जमात पीटीआई इससे बाहर है। दूसरी बात यह कि जो कश्मीर की रवायती सियासी जमातें हुआ करती थी, यानी बड़े बड़े नाम थे कश्मीरी सियासत के, सरदार अब्दुल कयूम खान थे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे, सरदार इब्राहिम थे और बहुत सारे नाम थे। और सियासी जमातें भी थी जिस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो वो तो कहीं मंजरनामे पर दिखाई नहीं देते। मंजरनामे पर क्या दिखाई देता है? मंजरनामे पर बिलावल भुट्टो जरदारी दिखाई दे रहा है और मंजरनामे पर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज दिखाई दे रहे हैं। तो भाई बाकी सियासी जमातें कहाँ है? पीटीआई ने बाइकाट क्यों किया? क्या किसी ने इस पर तवज्जो दी? जमीयतुल उलमा इस्लाम कहाँ है? दूसरी जमातें कहाँ है? तो एक तो इस इलेक्शन की वो अहमियत नहीं रही। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन, जब इलेक्शन में आपके अपोनेंट ही मौजूद नहीं है, यानी यहाँ पर कौन है? यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग है, दोनों बाकायदा सिस्टम का हिस्सा है, दोनों बाकायदा हुकूमतों का हिस्सा है। किसी के पास प्रेसिडेंसी है तो किसी के पास प्राइम मिनिस्टर हाउस है, किसी के पास पंजाब है तो किसी के पास सिंध है। तो भाई जब अपोजिशन मैदान में मौजूद नहीं है, जब आपके हरीफ मौजूद नहीं है, वो मक्का के कुरैश जो थे उनके अंदर एक खुददारी थी। और जब जंग बदर हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो मुखालिफिन थे, जो कुफार थे, तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे मुसलमानों से, लेकिन उनसे लड़ेंगे जो हमारे बराबर हो, उनको उतारा जाए। तो भाई यहाँ पर तो बराबरी का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे जो दो जमातें मैदान में मौजूद है वो तो ऑलरेडी हुकूमतों का हिस्सा है, वो तो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा ये हमारे साथ बड़ा है। जबरदस्त पॉइंट है। इसमें मैं सईद काजी साहब से भी इनपुट लूंगा। अपीरेंटली लगता है ये सईद काजी साहब, ये जो दो जमातें मिलके हुकूमत बनाई हुई है, व्हेन दे डू देयर इलेक्शन कैंपेन्स दे बोथ पोर्ट्रे देम एज राइवल्स। और फिर वो दोनों की टॉक शोज में, मतलब हम हंस रहे होते हैं जब टॉक शोज में वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, बिकॉज सिस्टम तो इन दोनों की वजह से चल रहा है और ये आवाम को भी मालूम है। तो क्या आप समझते हैं कि अवामी शऊर जो है वो इस हद तक बेदार अभी तक नहीं हुआ है कि जो जमातें दोनों विफाक को, हुकूमत को लीड कर रही होंगी, जिनकी वजह से सिस्टम स्टैब्लिश होगा, जब वो किसी एक स्पेसिफिक जगह जाके अपने आप को राइवल के तौर पर पेश करेंगी, तो दोनों के अलग अलग वोट बैंक होंगे और वो सिक्योर भी होंगे? मेरे लिए बड़ा मुज़ायका खेज है ये। मेरे ख्याल में इन दोनों पार्टीज की जो सोशल बेस है वो उड़ गई है। इनकी कोई सोशल बेस नहीं है। पीपल्स पार्टी का जन्म जो है, कुछ लोग इसको मेरे से इख्तलाफ करेंगे, बहरहाल एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तौर पे हुआ था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी तहरीक 68-69 की तहरीक खड़ी थी। बाकी पार्टियां तो पता है मुस्लिम लीग कैसे बनी गोरों के जमाने में, जब ये तकसीम हुई इसकी, और अब जाहिर हम हिस्ट्री में तो जा नहीं सकते। मगर सवाल ये जो आपने किया है कि भाई इनकी तो कोई सोशल बेस है ही नहीं। पहली बात तो ये कि भाई ये अब ये लिमिटेड कंपनियां हैं। पार्टी देखें, बुर्जुआ पार्टियां हैं, पूरी दुनिया में बुर्जुआ पार्टियां हैं। और यार तू सुना है कि 1980 में जो आपका वजीर आजम या वजीर था या उसका खानदान आज तक बैठा हुआ है? यानी अभी डेमोक्रेट्स हैं। एक दो दफा हमने देखा कि बुश का बेटा आ गया या जैब बुश आया, उसके बाद गायब हो गए। ये कौन सी पार्टियां हैं? ये तो भाई लिमिटेड कंपनियां हैं। ये तो खानदानी इनके
समझ लें इनकी जायदादें हैं ये, नंबर 1। नंबर 2, जो सियासत के साथ हाथ हुआ है वो ये हुआ है, और जो सरमायादारी निजाम के साथ भी हाथ हुआ है वो ये हुआ है कि आप देखो ना, अब किस डेमोक्रेसी की मैं बात करूं, पोली मार्केटिंग में जुआ लग रहा होता है जब वो व्हाइट हाउस में बैठा होता है। इस दफा इस टर्म में उसकी दौलत की 2 गुना हो गई है। जो बहुत बड़ा हमने एक बुत बना के रखा हुआ है ना डेमोक्रेसी का, अमेरिका बहादुर का, उसकी हालत देखें। अब बात यह है कि आप देखें, ये था मफरूजा के जी रेगुलेट करेंगे, ये कारोबार कोई और करेगा, कारोबार रियासत कोई और करेगा। अब पता करें आईपीपीज किसके हैं, आप पता करें मिलें किसकी हैं। तो इनका असल धंधा क्या है भाई? सियासत तो पैगंबराना पेशा है, कौमों की तकदीर बदलने का। और ये तो करियाने को आपने ग्लोरीफाई किया हुआ है ना। एक करियाने की दुकान को आपने ग्लोरीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि इतनी बड़ी दौलत जो है, इसको मैनेज करने के लिए आपको पॉलिटिकल ताकत चाहिए। अब मोनोपोली कैपिटलिज्म आ गया भाई। अब तो रेंट सीकिंग क्लासेस आ गई, कारोबार केड़ा रह गया है। अभी फिर $10 बिलियन मांगने गया है हमारे वजीर खजाना साहब। अभी पिछले दिनों 8 बिलियन जी सालसी कराई है तो सालसी में मांगे, पर सर वो कहते हैं सालसी यार देखो ना, फिर हम तो वकील है यार, या हम तो कमीशन एजेंट हैं। हम एक बावकार मुल्क हैं, एक बाइज्जत मुल्क है, इसमें एक बहुत बड़ी बाइज्जत कौम रहती है। अब ये अलग बात कि उसकी हुक्मरानी करने वालों का किरदार क्या है, मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मगर सवाल ये है कि ये अब खत्म हो गया है, ये सिलसिला अब जो है ना, ये जो जमहूरी ड्रामा था वो खत्म हो गया। अब बिजनेस इंटरेस्ट है। अब मिसाल के तौर पे सर ये बिजनेस इंटरेस्ट की आपने जो बात की है, इसी पे मैं हमारे साहब से एक इनपुट ले लूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। सर 3000 अरब रुपए की जो इल्ज़ाम लगाया राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ी के पीपल्स पार्टी ने बाहर भिजवाए हैं, और ये पहला इल्ज़ाम तो है नहीं, हमारे सामने हमाद साहब के मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि पैसे बाहर भिजा दिए, हवाला हुंडी का कारोबार है, ये अपना बिजनेस बाहर कर रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बाहर अपनी ट्रांसफ़र कर दी हैं सारी। तो ये जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है वो तो कंटिन्यू है, जैसे सईद साहब कह रहे हैं कि ग्लोरीफाई कर दिया आपने किराना स्टोर को, और क्या है? कंबर दरिया के बारे में कहा जाता है कि अगर वो अपना रास्ता तब्दील भी करे तो आपने वहां पर अपना घर नहीं बनाना, वो वापस अपने रास्ते पर आ जाता है। अब आप की उम्र तो इतनी नहीं है, सईद गाजी साहब को इल्म होगी इस बात की कि 88 में जब बेनजीर भुट्टो पहले बार इक्तदार में आई और उनके मुकाबिल गैर सियासी कुव्वतों ने सियासी कुव्वत नवाज शरीफ की शक्ल में उनके सामने लाने की कोशिश की, तो उस वक्त क्या रवैया था दोनों जमातों का एक दूसरे के मुकाबले, और किस इंतहा पर चले जाते थे। खुसूसन IJI बनी थी, फिर मुस्लिम लीग का रवैया जो था, फिर जब नवाज शरीफ साहब को पॉपुलरिटी मिली या दिलवाई गई जो भी था, तो बेनजीर भुट्टो और उनकी जमात के खिलाफ, तो फिर वो के बीच में हालात मदम हो गए थे, मिसाकी जमहूरियत की तरफ भी दोनों लीडर्स बढ़े। लेकिन जिस तरह मिसाकी जमहूरियत का जो हशर हुआ, तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो तहजीब जो गलतियों से एक दूसरे के साथ दस्तगरेबान होने के बाद एक अच्छी तहजीब बन गई थी दोनों जमातों के दरमियान, तो वो फिर दरिया की तरह अपने रास्ते की तरफ मुराजत करते चली जा रही है। दोनों जमातों का जो रवैया है वो बिलावल भुट्टो सरदारी का भी है और वो दूसरों का भी है, तो वो फिर से उसी डगर पर चल पड़े हैं। और फी जमाना PTI ने तो ये तबाही फैला दी है ना कि भाई सियासत गालम गलोच नफरत उलझने इसका नाम है, तो गोया इन दोनों जमातों ने भी ये सीख लिया कि भाई इसी रास्ते पर चलना चाहिए। वरना ये इलेक्शन की बात अगर हम करें तो दोनों जमातों के पास है क्या कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सिस्टम का, इस हुकूमत का दोनों जमातें हिस्सा है, तो क्या कोई मुआशी कामयाबी मिली है? अगर रोज रोज शाम को हम 5 रुपए 6 रुपए लीटर पेट्रोल इजाफे का सुनते हैं, मईशत तबाह होकर रह गई है, महंगाई आसमानों को छू रही है,
औरंगजेब कहीं से नमूदार हुए हैं, वो हमारी माशी पॉलिसियां बना रहे हैं, मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल पुख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और इसी कश्मीर में आप देख ले, मोहसिन नकवी कहीं से नमूदार हुए। लेकिन बहरहाल वो भी इस हुकूमत और इस सिस्टम का हिस्सा है, जिस हुकूमत और जिस सिस्टम को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर चला रही है। ये तो बात भाई, आप बिल्कुल हमारे इलेक्शन साथ बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इन दोनों जमातों के पास एजेंडे पे लड़ रहे हैं। इन दोनों जमातों के पास है ही क्या शो करने के लिए, जो कि इलेक्शंस में जाएं और इलेक्शंस में अवेयरनेस करने की कोशिश करें। हम बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। डिबेट का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ मुल्की हालात पर बात करेंगे। मुल्की हालात चूंकि लिंक किए जा रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर से कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है, खासतौन खित्ते की सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जा रही है, जिसकी वजह से फिर हम देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस में भी आए रोज़ जो है उसमें तब्दीली आ रही है, डायरेक्टली अवाम इम्पैक्ट कर रही है। इससे आने वाले दिन थोड़ा सा उसका हम अगर मंजरनामा देखें तो कैसे नज़र आ रहे हैं? मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा क्या? सिर्फ ये अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा या हुकूमत को भी कोई टफ टाइम देखना पड़ेगा? सईद काजी साहब से जानते हैं। देखिए ये अवाम को बेसिकली जूं जूं आपके स्ट्रक्चर अनडेमोक्रेटिक होते चले जाते हैं इन एसेंस, उसमें ये होता है कि जो आपकी रूलिंग क्लास है वो समझती है हम अवाम को तो जवाबदेह है ही नहीं, और ये इनको बिल्कुल पूरी तरीके से पता है। इसके बाद आगे क्या होता है कि जब दुनिया में कोई क्राइसिस आता है तो जो इशराफिया है वो अपनी पक्ष को कंप्रोमाइज नहीं करती, बल्कि जो भी जिस बुरान का जो बिल होता है वो अवाम के हाथ में पकड़ा देती है। मिसाल के तौर पे अब अगर देखें तो यहाँ इल्जाम दर इल्जाम ये खुद ही लगाते रहे ना कि ऑयल कंपनियों को फायदा पहुंचा दिया, किसी ने कहा पेट्रोल पंप्स को फायदा पहुंचा दिया। अब मसला ये है कि हम अपनी इस इशराफिया को बिलियंस ऑफ डॉलर की इसको अमरात हासिल है। ये बाकायदा स्टडीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर हफीज पाशा साहब जैसे लोग हैं, डॉक्टर फारूक सलीम जैसे लोग हैं। तो भाई ये एक आना अपने जेब से नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर अगले दिन मैं दो बातें, एक मेरे साथ किसी प्रोग्राम में किसी ट्रांसमिशन में एक सियासतदान आए तो वो कहने लगे बस ये हालात बड़े खराब हैं और हमें बड़ा मुश्किल फैसला करना पड़ा है। और वो मुश्किल फैसला क्या है कि हमने पेट्रोल की कीमतें महंगाई कर दी। तो मैंने कहा यार आप महंगाई करें, आपका हाथ रोकने वाला कोई माई का लाल तो है नहीं आजकल। हाँ, सिर्फ ये कम से कम ये जबान दुरुस्त फरमा लें कि आप कहें ये आसान फैसला था कि आम आदमी की जेब में से पैसे निकाला। तो मुश्किल फैसला तो तब होता कि आप ये कहते कि हम किसी बंदे को उसकी तनख्वाह का 80-90% पेंशन नहीं देंगे। किसी भी टॉप ब्यूरोक्रेट चाहे वो जिसका उसको कोई प्लाट नहीं मिलेगा। वो जो 22-23 बिलियन डॉलर बनता है यूएनडीपी के मुताबिक, उसमें से तो 4 बिलियन में हम करेंगे काम, बाकी सारा जो है आईएमएफ सारा ड्रामा बंद करेंगे। नहीं, तो बात ये है अभी 1.8 बिलियन की तो अप्रूव्ड हुई है उससे कैबिनेट से ब्यूरोक्रेट्स के लिए ग्रांट। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग ये कुछ करेंगे? मैं तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम में अवाम की जेब से देखे ना। मैं कल अपनी एक कार वॉश पे गया, एक वहां मेहनत कश था, वो कहता जी बातें मुझे पहचान गए। वो कहता जी 1000 रुपया बनाता हूं तो 400 का पेट्रोल लग जाता है, बाकी 300 मेरे बच्चे का दूध है। हम जहां भी जाते हैं, मगर ये लोग ना इतने बेहिस हो चुके हैं और इनको कोई अच्छा। और दूसरी बात, ये आंसरेबल ही नहीं रहे। मैंने कहा कि जब मैंने दोस्ती कर ली वोट गिनने वालों से तो मैंने किधर डाला है। तो ये सिस्टम है सारा। और इसलिए मैंने कहा था कि ये नॉन इवेंट है, और सिर्फ नॉन इवेंट नहीं है बल्कि इसके नतीजे में जो लोग आएंगे हाईली कंप्रोमाइज्ड होंगे। सही। और वो अवाम उनसे कोई सवाल तो पूछ नहीं सकेंगे। हमारे साथ फिर ऐसे में मतलब किसकी तरफ देखा जाए? अवाम हुकूमत की तरफ देखती है, हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती है, एस्टैब्लिशमेंट मुड़ के जो है आपको पता है कि दोनों को जो है टैकल कर रही होती है। फिर किसकी तरफ देखें हम? मतलब यानी अवाम के लिए एक जो रे ऑफ होप है वो क्या है? बस ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। अब आप देख लेना, यानी एक महीने नहीं बस 15-20 दिनों के अंदर हम देखते हैं जजेस के लिए गाड़ियां, उसमें उनको कितने इंसेंटिव्स दिए गए, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा हुआ। ब्यूरोक्रेट्स के लिए पता नहीं 1.5-2 अरब कोई ग्रांट मंजूर की गई।
तो भाई जब ये मामलात यानी एक एलीट क्लास, एक अशराफिया आपने तख्लीक किए कि ये इस मुल्क की अशराफिया है, इनको मराहत देने, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें पेट्रोल में गुज़श्ता चंद दिनों में 20 रुपए से जायद इजाफा हुआ है। तो उसका बर्डन किस पर आएगा? अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा था और मैंने जो टूल टैक्स दिया मोटरवे पे वो 700 रुपए था। यानी अभी थोड़ा अर्सा पहले हम कोई 200-250 रुपए दे देते थे, अब सर मैं 700 रुपए परसों मुझे परसों की देने बात पड़ते बता हैं। रहा हूँ, मैं लाहौर गया हूँ, मैंने 1450 रुपए मोटरवे पे टूल टैक्स दिया है फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब अवाम पर इतना ज्यादा बर्डन आपने डाल दिया है, खातिर गुर्बत से एक बड़ी तादाद में ये जो पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है वो खातिर गुर्बत से नीचे चला गया है। भाई लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। हर चीज पर टैक्स, यानी एक औरंगजेब को बिठाया दिया है और वो इतना बड़ा मईशतदान है कि कोई भी मसला आ जाए कहते हैं अवाम पर टैक्स फेंक दो। भाई वो तो मुझे आपको भी बिठा दे तो हम कर लेंगे। आपके पास कौन सा फार्मूला है? आपने कौन से लोगों को इंसेंटिव्स दिए, कौन सा रिलीफ दिया है? आपने अवाम को बर्बाद करके रख दिया है। इधर पुख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते। तो भाई कौन सी कारकर्दगी है, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी हम तारीफ करें? 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम आप लेके आए, आपने हमें बयानिया दिया था कि आईन की सरबुलंदी और सिविल सुपरमेसी, लेकिन वो 26वीं और 27वीं तरामीम की शक्ल में हमारे सामने आया। अदलिया की आजादी की बात की थी, ये तरामीम हमारे सामने। तो भाई आप हमें इन तरमीम कुछ के तो जरिए तो अदलिया की आज़ादी जिस तरह से पहले थी वो भी नहीं रही है। बहरहाल मैं आगे इसी एक पॉइंट को अहमद साहब ने जो कहा है 26वीं 27वीं तरमीम, सर हम अगली तरमीम में तो नए सूबों की बात सुन रहे हैं, हर थोड़े अरसे बाद ये नए सूबों का शोशा उठ जाता है। अब सिंध में नए सूबों की बात हो रही है। सईद साहब फिर आप देख रहे हैं कि जिस तरह 26वीं 27वीं हुई हैं, 28वीं भी आ जाएगी, नए सूबे भी बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ बेहतर हो जाएगा काम, जैसे कहा जा रहा है कि सूबे डिवाइड कर देंगे। देखिए मेरी इसमें राय बड़ी वाजे है। और राय ये है कि आप ये आते हैं जी वो बेसिक डेमोक्रेसीज कर दें, वो सोशल क्या कहते हैं बेसिक वो कर लें, कोई भी कर लें। अगर अवाम के जो अभी अभी पिछले दिनों डॉक्टर फरूख सलीम ने जो फिगर दी है वो यकीन, यानी इंसान की कानों से धुआं निकल आता है कि पिछले 4 सालों में इस हुकूमत ने कितना पैसा निकाला है अवाम से इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए। मुझे अब सही याद ही 1.5 ट्रिलियन, ये कितना बिलियंस ऑफ डॉलर है। अब सवाल ये है कि भाई जब तक देखे ना, अब क्या है यहाँ पे ब्यूरोक्रेट, ठेकेदार और ठेका देने वाले का नेक्सस है। मुझे ये बताएं जितनी दफा इस मुल्क में हमारी सड़कें बनती हैं कभी किसी मुल्क में बनी है? हर बरसात के बाद वही सड़क दोबारा बनती है। और आप मैं जब यहां से अपने दफ्तर जाता हूं तो कोई सड़क है एक ताजा बनी है, मुझे लगता है 2-4 बारिशें के बाद वो भी नहीं होगी। तो उसकी वजह यह है कि एक तो करप्शन टू द कोर है, आखिर तक है, और उसके बाद जो आपका जो अवाम का डेवलप, अब ये कहते हैं ना जी अवाम के डेवलपमेंट फंड में से ले जाओ यार, और पहले हम पे कहां खर्च होता है वो? क्या हमारे ऊपर किसको नहीं पता कि किसी सरकारी महकमे में अगर जाके आपने काम करवाना है तो किस काम का कितना रेट है? किसी ठेकेदार को आप पर्सनली बुलाएं, उसे कहें ये हलफ रखो कि ये जो अगर ये इतने करोड़ का ठेका है तो इसमें कहां से क्या क्या किधर किधर सेटलमेंट होनी है। तो ये सारी चीजें ये देखे ना। अभी मैं आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात की और मुझे बड़ी हंसी आई। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ राना सनाउल्लाह साहब का। वो एक जियो के प्रोग्राम में बैठे थे तो मेरे ख्याल में इकबाल साहब क्या नाम है, उन्होंने सवाल किया जी कि ये आपने 3000 का करप्शन, उनके तुम कौन होते हो भाई पूछने वाले? ये हमने बात की। अच्छा आप देखें, अब पता नहीं उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया, मगर मैं होता तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता कि हजूर दिस इज अ पब्लिक मनी, दिस इज माई मनी, और आप कह रहे हैं 3000 रुपये उठा के बाहर ले गए, गलत या सही वो तो वो करें, आपसे पूछ लें। मगर अगर ये काम हुआ है तो ये किसी के जाती पैसे थे? ये सईद काली के पैसे थे? ये मुस्लिम लीग नून के पैसे थे? पीपल्स पार्टी के पैसे थे? नो,
इस मुल्क के लोगों के पैसे थे। अगर ये 3,000 बाहर गए हैं तो मैं ना सवाल करूं। अब यानी आप क्या ये हमारे जमहूरी लीडर भी हमारे ऊपर मार्शल लॉ लगा के रखेंगे? हमारे साहब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर पैसे चले गए हैं, इन लोगों को मालूम भी है, और फिर सदर भी उनकी पार्टी का है। अभी सीटें बटेंगी तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से बंदर बांट होगी। फिर ऐसा क्यों है अहमद साहब? ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। हर हुकूमत यानी यहाँ पर तो ट्रेडिंग कंपनियां हैं, यहाँ पर तो सियासी जमातें नहीं है। वो तो इक्तदार तक पहुंचते हैं और फिर उसी को अपने अपने मफादात और अपने दौलत के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी यही पीपल्स पार्टी थी। तो वो जो एक मॉडल लड़की पकड़ी गई थी एयरपोर्ट पर, और फिर एक तवील सिलसिला चला था, फिर बहुत सारे मामलात भी सामने आए थे। तो ये तो पहली मर्तबा नहीं हुआ। फरागोगी कौन थी, इसी तरह सैफ और रहमान एक जमाने में एक किरदार सामने आए थे। तो ये तसलसल के साथ देखिए, जब तक हम आईन और कानून के फ्रेमवर्क में नहीं आते, जब तक आईन की सुपरमेसी नहीं होती इस मुल्क में, तो फिर इसी तरह फिर उन लोगों के लिए रास्ते बहुत सारे, फिर वो रास्ते निकालते रहेंगे। लेकिन आईन को सुपरमेसी मिले कहां से? जी अहमद साहब, ये आईन को सुपरमेसी मिले कैसे? यानी ये सियासी जमातें जब इक्तदार में नहीं होती तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं, इस पर लड़ रहे हैं कि आईन की बालादस्ती नहीं है। जब इक्तदार में आते हैं फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसी आईन के खिलाफ लड़ते हैं। यानी नवाज शरीफ साहब जब निकाले गए तो इसी जीटी रोड पर जाते हुए उन्होंने आईन की सुपरमेसी का नारा लगाया था, वोट की इज्जत का नारा लगाया था। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? इक्तदार में आए, 26वीं और 27वीं तरामीम दे गया और ये हाइब्रिड निजाम दे गया। उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर फिर वो इक़्तिदार में आ गए, जिस इस्टेब्लिशमेंट को वो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और इसने वोट का हक मजरू किया है। अनफॉर्चुनेट है, बट लेकिन आप दोनों की जो राय है वो आवाम तक पहुंच गई है। आवाम अपनी राय खुद डेवलप करे, आप खुद किसको वोट देना है वो बेहतर तरीके से जानती है। वेल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी। हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करते हैं नाज़रीन, ईरान और अमरीका जंग के हवाले से। अमरीका की जानिब से कहा गया कि जो मिज़ाइल हैं, पैट्रियट मिज़ाइल, वो उसका ज़खायर जो हैं कम हो गए। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो अमरीका के अंदर इस टाइप डिबेट ये हो रही है कि उनका असला ख़त्म होता जा रहा है, असले के ज़खायर कम पड़ते जा रहे हैं। इस वजह से ईरान पर हमलों में थोड़ा तात्तुल आप देखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, डू यू थिंक सो कि हमारे साथ, चूंकि सऊदीया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है वो तो काफ़ी अरसे से है, बट स्टिल हमने देखा कि सऊदी अरब पे अटैक किए गए, जो हूसी हैं उनकी जानिब से ज़रा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है एग्रेशन। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी है और बड़ी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दी है कि ये जो जंग है आपको वो मुख्तलिफ ममालिक तक फैलती नजर आ रही है? वो फैल कर रही है। देखिए ना, जब आपने, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि कल एक खबर चल रही थी, मैं उसकी वेरासिटी तो चेक नहीं कर सका, लेकिन ये आ रही थी कि जी कुवैत ने और बहरीन ने भी ईरान को रिस्पॉन्स किया है और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो यूएई ने प्रोवाइड की है। तो साफ जाहिर अगर वो जवाब दे रहे हैं तो फिर इसका दायरा इख्तियार बढ़ गया। फिर जैसे आपने हौतीज का जिक्र किया और हौतीज के साथ आपने जिक्र किया सऊदी अरब का, कि सऊदी अरब जो है वो उसके ऊपर हौतीज ने हमले किए, और कल भी ये भी खबर चल रही थी कि अरामको के ऊपर भी हमला हुआ है। तो उससे पहले भी सऊदीज की और हौतीज की लड़ाई तो जारी रही है ना, काफी हद तक रही है। उस वक्त भी पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इसमें ज्वाइन करें, तो पाकिस्तान ने उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान की अपनी बड़ी कंपल्शन थी। अब बात यह है कि अगर हौतीज हमला कर रहे हैं मिसाइल से, तो साफ सऊदी अरब शुड रिस्पॉन्ड विद द मिसाइल्स जो उनके पास है, क्योंकि ग्राउंड असॉल्ट तो हो नहीं रहा। पहले भी जो हौतीज के खिलाफ हमला हुआ था वो एयर बाय एयर, यानी आपने देखा कि या तो मिसाइल लॉन्च किए गए थे या एरियल अटैक्स किए गए थे। तो अभी इसमें सऊदी अरब के पास अपनी भी कैपेबिलिटी बड़ी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी है, उनके पास एयर टेक्नोलॉजी बड़ी है, जिसमें अब 35 अमेरिकन से उन्होंने लिए हुए हैं जो सऊदी पायलट्स उनको फ्लाई करते हैं। अभी तक वो कोई रिस्पॉन्स पैरामीटर नजर नहीं आया सऊदी अरब की तरफ से। तो वो उस पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इसमें एक
रोल प्ले करना चाहिए और पाकिस्तान शुड मेक ईरान टू मेक। ब्रिगेड साहब, दूसरी खबर भी बड़ी कंसर्निंग है। कैस्पियन सी की अगर बात की जाए, यूक्रेन ने हमला किया है ईरानी शिप पर। बज़ाहिर ईरान का फ्लैग लगा हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूक्रेन कि वो रशियन शिप थी और वो असला लेके जा रही थी, जबकि ईरान कहता है कि हम जो है इस हमले का जो है वो जवाब देना चाहते हैं और सही टाइम पर जवाब देंगे। किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? मैं आपको बताइए, कैस्पियन सी का एक कॉर्नर तो जाके रशिया से मिलता है और रशिया और ईरान के दरमियान असले की फराहमी और टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें चलती रही हैं और वहां से फिर चाइना से भी चलती रही हैं। तो इट्स पॉसिबल जो शिप जा रहा था रशियन था और उसके ऊपर ईरान का फ्लैग लग सकता है, या तो ईरान का शिप हो जो रशियन के पास या रशियन से कुछ असला लेके आ रहा हो या वहां लेके जा रहा हो। और अगर उन्होंने ईरान ने कहा है कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे यूक्रेन के खिलाफ, तो वही मैं आपसे कर रहा हूँ ना, फिर उसका जंग का दायरा कार और बढ़ जाएगा। फिर यूक्रेन के खिलाफ अगर वो हमला करते लेकिन हैं लेकिन तो ब्रिगेड साहब, पॉसिबल ईरान के पास ऑप्शन क्या है? बिकॉज यूक्रेन इज क्वाइट फार। आप कैस्पियन सी से ही आप वहाँ पे कुछ अटैक कर सकते हैं, बट अगेन जो अगर यूक्रेन पे अटैक किया तो आप नहीं समझते कि वो तो एक बड़ी बिग गेम में एंटर होने की वो कोशिश होगी? मेरा ख्याल जो चीजें जिस तरह रही है उसमें वो रशियन यूक्रेन पे हमला करेंगे और ईरानियन जो है वो स्टेटमेंट की हद तक तो मुझे ठीक नजर आता है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज जो है वो मैं उसको फोर्सी नहीं करता। अपना और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप बेहतर तरीके से इस पर गाइड कर सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह से ईरानी अगर हुसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अमेरिकन यूक्रेनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि रशिया से वो असला ना आए। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और भी कुछ चीजें हो सकती है, CIA लेड ऑपरेशन भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देयर नो, हम इस पॉसिबिलिटी को किसी भी तरह डेफर नहीं कर सकते या रद्द नहीं कर सकते। अगर ईरान क्योंकि अमेरिका तो हमेशा प्रॉक्सीज, अभी अमेरिका जो है वो इजराइल की प्रॉक्सी बना हुआ है, तो आगे वो प्रॉक्सीज को CIA बहुत सारी प्रॉक्सीज को यूज करती है और बेताशा यूज करती है। CIA का तो काम ही दुनिया में तबाही और बर्बादी फैलाना और प्रॉक्सीज को यूज करके, टारगेट किलर्स को यूज करके, असैसिन्स को यूज करके जो थर्ड कंट्रीज में होते हैं वहाँ हर किस्म के वो क्राइम करवाते हैं और हर किस्म के क्राइम करते हैं। तो बिल्कुल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो यूक्रेनियन को इस्तेमाल करें। एक और बड़ा अहम इशू जो कि सऊदी अरब से रिलेटेड है कि सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने का कहा गया है अगर वो यूरेनियम इनरिचमेंट करना चाहते हैं। ये सऊदी अरब ने फैसला ले लिया है, पहले ही फैसला ले लिया उन्होंने। उनकी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने कहा कि जी किसी भी तरीके से हम जिस तक पैलेस्टीन का फासला नहीं होता, ना हम अपनी सिक्योरिटी पे समझौता करेंगे, ना हम ऐसे किसी डील का हिस्सा बनेंगे जिसमें आप हमें ये कहें कि इजराइल को तस्लीम कर लें। तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉलीपॉप जो दे रहा है अमेरिका उनको कि आप ये अनरिचमेंट यूरेनियम दे दें, अभी इसके ऊपर इजराइल का बहुत रिएक्शन आएगा और ये ऐसे स्टेटमेंट के हद तक तो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका किसी भी तरह इस फेवर में है कि वो ईरान को इवन सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम करे। वैसे भी ईरान को अगर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या एनर्जी से ताल्लुक रखते हैं तो ईरान पहले भी फॉसिल फ्यूल से बहुत सारी एनर्जी पैदा करता है और अगर आप उनके एनर्जी के एस्टिमेट्स देखें तो वो उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा उनके पास एनर्जी मौजूद है जिसको वो और जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक लॉलीपॉप था जो अमेरिका ने उनको दिया था। आई डोंट थिंक जो सऊदी अरब इस किस्म की बेट मिड टर्म इलेक्शन को ब्रिगेड साहब कैसे देख रहे हैं आप? अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जाहिर बात है इस जंग के बाद ट्रंप की पॉपुलैरिटी बड़ी जो है वहाँ पे कम हुई है, इसके साथ रिपब्लिकन्स को इसका बड़ा नुकसान होना है। एक तो बात यह है कि वहाँ पे यहूदियों का पैसा बहुत चलता है, वहाँ भी इलेक्शन ये ना समझे कि कोई फेयर इलेक्शन होते। यहाँ पे जितने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जितने इलेक्शन लड़ते हैं वो सारे यहूदियों की पेरोल पे होते हैं। जैसे वो लिंडसी ग्राम जो जन्नू वासिल हो गया, उस जैसे जो लोग हैं, या टेड क्रूज जैसे जो लोग हैं, ये पढ़ते हैं यहूदियत के पैसे पे, ज़ियोनिज्म के पैसे। AIPAC एक बहुत बड़ी लॉबी है अपना अमेरिका के अंदर जिसमें जितने यहूदी बिजनेसमैन है, बिलियनर किस्म के बिजनेसमैन है, वो पैसे देते हैं बाकायदा अमेरिकन सेनेटर्स को इलेक्शन लड़ने के लिए और अपना दिन भर का खर्चा चलाने के लिए, रोजमर्रा का खर्चा। तो वो दे आर ऑन द पेरोल ऑफ AIPAC। दे आर, अभी आपने जो बाइडेन का JD वैंस की आपने नहीं सुनी पॉडकास्ट, उन्होंने क्या कहा है कि इजरायली लॉबी पैसे लगा रही है और वो
उन्होंने साफ इंडिकेट ट्रंप के नजदीक जो लोग हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं। अब ट्रंप के नजदीक कौन है? ट्रंप के नजदीक जेरेड कुशनर है और उसका स्टीव विटकॉफ है, तो उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि अमेरिका जंग बंद ना करे। इजराइल चाहता है कि अमेरिका जंग जारी रखे और मेरे खिलाफ इससे भी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मैं वो काम करना चाहता हूँ जो अमेरिकन पब्लिक के लिए बेहतर है, तो इसलिए वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करें तो दे कैन गो टू हेल्प। तो अब ये बात चीजें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका के इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा चलता है, तो पैसे से इलेक्शन अगर वो जीत जाए तो और बात है। जैसे कल आप देखिए ना, अगर तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पॉपुलैरिटी कम हो रही है और ये जंग के खिलाफ है लोग, तो जंग के खिलाफ जब करारदाद परसों पेश हुई थी सेनेट में कि जी अपना ईरान के खिलाफ जंग बंद की जाए, तो वो तो रिजेक्ट हो गई। इससे आप अंदाजा लगा लें यहूदी लॉबी का इन्फ्लुएंस कितना है। तो वो पैसे का इलेक्शन है, पैसा कितना लगाती है यहूदी लॉबी लोगों को जिताने के लिए, रिपब्लिकन्स को जिताने के लिए, और किस तरह वो बिहाइंड द डोर साजिशें करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किस तरह लोगों को लेट डाउन करते हैं। वैसे तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि पेट हेग्सेट ने एक मरीन की एक ऑफिसर जनरल सिंह को फारिग किया था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल। वो अभी सेनेटर इलेक्ट हो रही है डेमोक्रेट की तरफ से, हुई बड़े थिन मार्जिन से, लेकिन इलेक्ट हो गई है। तो शी इज कमिंग बैक टू कांग्रेस नाउ, अमेरिकन कांग्रेस नाउ। तो ये है दिस इज एग्जिस्टिंग, लेकिन कितना पैसा लगाते हैं यहूदी लॉबी ये और इलेक्शन का रिजल्ट, वो चीजें हैं जो देखने वाली होंगी। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।